हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। गाइस, ये चल रहा है हमारा सेशन अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें आज है हमारी 17th क्लास और आज हम पढ़ेंगे बच्चों ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट का। बहुत ही मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ के, बहुत इनोवेटिव ढंग से इसको डिस्कस करेंगे। और हाँ, जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि इससे पहले की हमारी जितनी भी क्लासेस हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस हमारा बच्चों ये फ्री कोर्स चल रहा है, उससे रिलेटेड भी जो वीडियो है उसका लिंक भी आपको नीचे अवेलेबल है, वहां से आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पढ़ते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में कि आखिर कौन है ये ब्लूम, क्या होता है टैक्सोनॉमी का मतलब, और इन्होंने अपने इस टैक्सोनॉमी यानी कि थ्योरी के अंदर क्या क्या चीजें हमें बताई थी। सबसे पहले बच्चों, टैक्सोनॉमी का मतलब जानना आपके लिए जरूरी है। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है कोई भी हायरार्की, कोई भी क्लासिफिकेशन की बात जब करते हैं तो उसको नाम दिया गया है टैक्सोनॉमी। तो ब्लूम ने बच्चों एक क्लासिफिकेशन निकाला कि बच्चे की लर्निंग किस तरीके से होती है, उसको उन्होंने कई चरणों में, कई स्टेजेस में बांटा है, इसलिए इसको बोला गया ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग, क्योंकि लर्निंग के लिए इन्होंने बनाई थी कि बच्चा कितने चरणों में अध्ययन करना सीखता है। तो अगर सीधा सीधा मतलब मैं आपको इसका बताऊं तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का मतलब है कि किसी भी बच्चे की लर्निंग में कितने स्टेप्स होते हैं उसको समझाने के लिए एक पदानुक्रम यानी कि हायरार्की बताना। तो आज इसी को हम डिस्कस करेंगे कि कौन थे ये ब्लूम और इनके साथ साथ कौन थे जिन्होंने इस थ्योरी पे काम किया था। सबसे पहले बच्चों, जो इस थ्योरी के मेन जनक हैं उनका नाम है बेंजामिन ब्लूम। क्या नाम है उनका? बेंजामिन ब्लूम। अब ये बच्चों तीन दोस्त थे जिन्होंने साथ में काम किया था। अकेले का तो किसी का जो देख लो मन तो लगता नहीं है, आजकल सबको दोस्तों की जरूरत होती है। तो इन्होंने भी अपने लिए दो पार्टनर्स ढूंढे थ्योरी पे काम करने के लिए कि चलो भाई मिलके एक नई थ्योरी बनाएंगे कि बच्चों का सीखने का तरीका कैसे होता है। एक डिपार्टमेंट भाई तू संभालियो, एक डिपार्टमेंट मैं संभालूंगा, एक तीसरा संभाल लेगा। तो इसी तरीके से तीन दोस्तों ने या फिर तीन मेट्स ने, बोल लो बच्चों क्लासमेट्स ने मिलके या फिर कोई भी कह लो पीयर ग्रुप ने मिलके इस थ्योरी को बनाया था। सबसे पहले तो थे बेंजामिन ब्लूम, दूसरा इनका साथ दिया था इस थ्योरी को बनाने में अनीता ने, और अगले जो इनके दोस्त थे बच्चों उनका नाम था डेविड। अब इन तीन दोस्तों ने मिलकर ये थ्योरी बनाई और तीनों ने जो है डोमेन्स की तीन लर्निंग बताई कि किसी भी चीज को सीखने का यानी कि अध्ययन करने को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक पार्ट को हर एक मेट ने जो है डिस्कस किया, उनके ऊपर थ्योरी बनाई। लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस हुई थ्योरी वो ब्लूम की साइड की हुई थी, जिन्होंने कॉग्निटिव पक्ष के ऊपर यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष के ऊपर काम किया था। बाकी जो इनके दो दोस्त थे अनीता और डेविड, इनकी थ्योरी इतनी ज्यादा उनके मुकाबले फेमस नहीं हो पाई, इसलिए बच्चों इस थ्योरी को ब्लूम के नाम से यानी कि बेंजामिन ब्लूम के नाम से ही जाना जाता है और बोला जाता है इसको ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग। अब बच्चों जो ये बेंजामिन ब्लूम थे उन्होंने किया था कॉग्निटिव डोमेन में काम। कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है? संज्ञानात्मक पक्ष पे काम किया था इन्होंने, ठीक है। इसके बाद जो इनकी एक और मेट थी वो थी अनीता। अनीता ने बच्चों किया था साइकोमोटर पे काम यानी कि क्रियानात्मक पे काम किया था इन्होंने, ठीक है। इसके बाद जो इनके तीसरे दोस्त थे डेविड, उन्होंने काम किया था अफेक्टिव डोमेन में, अफेक्टिव यानी कि भावनात्मक डोमेन में। अब कॉग्निटिव डोमेन में क्या चीजें आती हैं, मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पुरानी क्लासेस में कि कॉग्निटिव डोमेन में वो चीजें आती हैं जहां पर आपकी मानसिक यानी कि मेंटल पावर की जरूरत पड़ती है चीजों को समझने के लिए। जहां पर भी आपका माइंड अप्लाई होएगा वहां पर बात होगी संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डोमेन की। दूसरी तरफ है बच्चों साइकोमोटर डोमेन, जिसपे अनीता ने काम किया था। साइकोमोटर डोमेन यानी कि जब भी आप अपनी मसल्स का यूज करके, अपनी फिजिकल
रिफ्लेक्सेस का यूज करके लर्निंग करेंगे तो वो चीजें आएंगी साइकोमोटर डोमेन के अंदर। अब जो थर्ड डोमेन है लर्निंग का, वो इन्होंने बताया अफेक्टिव डोमेन यानी कि भावनात्मक। इसके अंदर बच्चे जो भी इमोशन से रिलेटेड चीजें आती हैं, हमारा इमोशनल लेवल कह लीजिए आप, हमारी फीलिंग्स कह लीजिए, हमारा मूड कह लीजिए, ये सारी चीजें आती हैं अफेक्टिव यानी कि भावनात्मक डोमेन के अंदर। अब इसको बच्चों आप एक बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हैं, उसे कहते हैं 3H फॉर्मूला। क्या कहते हैं उसे? 3H फॉर्मूला। 3H फॉर्मूला का क्या मतलब है? अब 3H यानी कि आपको 3H ले लेने हैं। पहला H होगा बच्चों हार्ट के लिए, H फॉर हार्ट। दूसरा H होगा बच्चों H फॉर हैंड के लिए, और तीसरा H होगा बच्चों H फॉर हेड के लिए। अब जो हार्ट है वो क्या है? दिल है। दिल में क्या होती है? फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं। तो जो हमारा हार्ट है वो किससे रिलेट हो गया? अफेक्टिव डोमेन से रिलेट कर गया। अगला H है हमारा H फॉर हैंड। हैंड क्या है? हमारी फिजिकल एट्रीब्यूट से रिलेट करती है। और जो भी मैंने आपको बताया फिजिकल एट्रीब्यूट या फिर शारीरिक जो भी हमारी क्षमताएं हैं वो किसके अंदर आएंगी? वो आएगी साइकोमोटर के अंदर यानी कि क्रियानात्मक क्रियाओं के अंदर। ये हो गया हमारा दूसरा H। तीसरा H है हमारा बच्चों H फॉर हेड। हेड यानी कि हमारा मस्तिष्क। अब मस्तिष्क में क्या होता है? हमारा माइंड होता है, हमारी बुद्धि होती है। और बुद्धि की जहां पर भी बात होती है तो सीधा सीधा आपके माइंड में एक चीज क्लिक करेगी, वो है संज्ञानात्मक पक्ष यानी कि कॉग्निटिव डोमेन। तो यहाँ से 3H के जो फॉर्मूले हैं उससे आपको जो है क्विक रिवीजन हो जाएगा क्या डोमेन्स है लर्निंग के। अच्छा, एक जगह और बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि डोमेन्स ऑफ लर्निंग और डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। बच्चों देखो, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट अलग चीज है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ने तो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट 5 बताए थे, यहाँ पर 3 बता रही हैं। वहां पे मैंने आपको डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया था और यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन हो रहा है लर्निंग के ऊपर। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी है माइंड में, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ूं? कोई भी अगर डाउट हो तो पूछ लेना। अब जो हमें बच्चों मेन डिस्कस करना है वो करना है हमें कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर, यानी कि जिस डोमेन के ऊपर बेंजामिन ब्लूम ने काम किया था वो था कॉग्निटिव डोमेन, क्योंकि इन्हीं की थ्योरी के बारे में हमें पढ़ना है जिसको बोला जाता है ब्लूम टैक्सोनॉमी। अब सबसे पहले आपको याद रखना है कि बच्चों ये थ्योरी जो है 1956 में आई थी जिसको ब्लूम ने बनाया था, लेकिन आगे चल के 2001 में इस थ्योरी को दोबारा से रिवाइज किया गया और इस थ्योरी में कुछ चेंजेस किए गए। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि 1956 में क्या थ्योरी बनी थी, फिर हम देखेंगे कि क्या बदलाव हुए या फिर क्या बदलाव करने जरूरी थे इस थ्योरी के अंदर। 2000 में ये थ्योरी कैसी दिखाई दी और कैसी कहलाई। और आपको एक चीज और याद रखनी है कि आपको जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे वो 2001 के हिसाब से पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, बहुत ही माइनर से चेंजेस है, बस आपको ध्यान से समझना है। अब इन्होंने क्या हुआ बच्चों, ब्लूम ने जो है इसको 6 लेवल्स में बांट दिया कि बच्चा लर्निंग 6 चरणों में करता है और लर्निंग के भी वो ही लेवल होते हैं। पहले पहली सीढ़ी यानी कि आसान सीढ़ी चढ़ेगा, फिर उसके बाद दूसरी सीढ़ी थोड़ी और मुश्किल, इसी तरीके से वो और कठिनाई की तरफ जाता है जिससे उसका अध्ययन जो है उसकी लर्निंग डेवलप होती है। तो सबसे पहले जो इन्होंने बात करी थी वो थी बच्चों नॉलेज की। नॉलेज का मतलब होता है किसी भी चीज का ज्ञान होना, वो कहलाता है नॉलेज। दूसरी जो इन्होंने स्टेज दी वो दी अंडरस्टैंडिंग की। अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझना। इसके बाद जो तीसरी स्टेज है बच्चों वो कहलाई एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यानी कि किसी भी चीज को अप्लाई करना यानी कि अनुक्रिया करना। अगली जो स्टेज है बच्चों वो होती है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना। नेक्स्ट है सिंथेसिस। सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण करना। और जो यहाँ पर लास्ट है वो है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करना।
अभी मैं आपको सिर्फ इनके बारे में नेम बता रही हूँ, क्योंकि आगे चल के अभी मैं आपको 1 बाय 1 हर लेवल के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। क्योंकि अधिकतर बच्चों को क्या होता है, इनके अंदर बहुत कंफ्यूजन होती है कि कौन से स्टेज में कौन से लेवल में क्या पढ़ाया गया था, कौन सा लेवल किस से रिलेट करता है। तो आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ एक एक लेवल आपका बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। कभी भी आज के बाद ब्लूम टैक्सोनॉमी में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बात करी है हमने 1956 में जो ब्लूम टैक्सोनॉमी आई थी उसके बारे में। लेकिन बच्चों 2001 में जाके इसमें कुछ चेंजेस किए गए। अब वो क्या चेंजेस थे, यहाँ पे मेजर 2 चेंजेस हुए कि नॉलेज को बदल के इन्होंने कर दिया रिमेंबर। बाकी सारे एज इट इज हैं, बस इनको नाउन फॉर्म से वर्ब फॉर्म में कर दिया। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंड बना दिया, एप्लीकेशन से अप्लाई बन गया, एनालिसिस से एनालाइज बन गया, सिंथेसिस से बन गया इवैल्यूएट, और इवैल्यूएशन से बन गया क्रिएट। अब आप यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ, जो 1956 में थ्योरी बनी थी वहां पर सबसे टॉप में आता था इवैल्यूएशन, इसके बाद आता था सिंथेसिस। लेकिन जब थ्योरी को रिवाइज किया गया तो सबसे पहले तो सिंथेसिस का नाम चेंज किया गया और सिंथेसिस का नाम बदल के रखा गया क्रिएट। प्लस बच्चों इनका जो है लेवल भी चेंज कर दिया। 2001 में सबसे टॉप की पोजीशन दी गई सिंथेसिस यानी कि क्रिएट करने को, और इवैल्यूएशन को उससे एक पायदान नीचे लाया गया, क्योंकि माना गया कि क्रिएट करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, सबसे ज्यादा माइंड अप्लाई होता है किसी भी चीज को क्रिएट करने में, यानी कि संश्लेषण करने में। अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी है कि ब्लूम जो थे बच्चों, उन्होंने थिंकिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहले को बोला गया हॉट्स और अगले को बोला गया लॉट्स। अब ध्यान से समझना, हॉट्स का मतलब होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, यानी कि जहां पर भी आपका बहुत ज्यादा माइंड का यूज हो वहां पर वो कहलाते हैं हॉट्स। अब क्या देखा था आपने कि पहले क्या होता था, नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स होते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा करिकुलम डेवलप होने गया तो वहां पर एक सेक्शन अलग बनाया गया क्वेश्चन का, जिसको बोला जाता था हॉट्स, जहां पर ज्यादा माइंड अप्लाई होता था, जहां पर ज्यादा फोकस करके खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत पड़ती थी। तो यानी कि एक कैटेगरी तो उन्होंने बनाई हॉट्स की और दूसरी कैटेगरी उन्होंने बनाई बच्चों लॉट्स की। लॉट्स यानी कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जहां पर बहुत ज्यादा माइंड अप्लाई करने की नीड नहीं पड़ती है। तो इन्होंने जो है इन 6 चरणों को इन 2 में भी डिवाइड किया। जो पहले 3 लेवल थे वो तो आए लॉट्स के अंदर, यानी कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के अंदर, जैसे कि रिमेंबर, अंडरस्टैंड और अप्लाई, ये थे लॉट्स, यानी कि यहाँ पर ज्यादा माइंड अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती थी किसी भी बच्चे को। लेकिन अगर बात करूं मैं बाकी 3 की, जैसे कि क्रिएट करने की, इवैल्यूएट करने की या फिर एनालाइज करने की, इनको ब्लूम ने बच्चों हॉट्स के अंदर लिया, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को बहुत ज़्यादा माइंड यानी कि अपनी मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा यूज करनी पड़ती है, तभी जाके वो इन चरणों में पॉसिबली सक्सेसफुल हो सकता है। अब यहाँ से ये चीज़ क्लियर है कौन कौन से लेवल होते हैं। आपको अभी तक मैंने सिर्फ नेम बताए हैं, तो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, नेम्स इजीली क्लियर हैं। ये भी बता दिया गया है कि 2 पार्ट में इन्होंने थिंकिंग को डिवाइड कर दिया था। अब हम समझेंगे कि हर एक लेवल में क्या आता है, मतलब कि किस लेवल में बच्चे की लर्निंग किस प्रकार होती है और कैसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ये भी हम साथ के साथ जानेंगे। सबसे पहला जो आपका लेवल है वो है रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग मैंने क्या बताया था, किसी भी चीज का ज्ञान होना। जब भी आपको नॉर्मली किसी भी फैक्ट के बारे में पता है, मैं किसी फैक्ट की बात कर लूँ, किसी भी तथ्य की बात कर लूँ, यानी कि जिसके बारे में आपको नॉलेज है, जहां पर आपको माइंड ज्यादा नहीं अप्लाई करना। अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं
भी ऐसे सोच रहा है अच्छा मुझे तो याद आ गया, मतलब बहुत ज्यादा उसे माइंड अप्लाई नहीं करना पड़ा। अब जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल क्या होगा, वेयर इज ताजमहल, सीधा सीधा आप सबका आंसर आएगा आगरा। तो क्या यहाँ पर आपको ज्यादा माइंड अप्लाई करना पड़ा? नहीं, क्योंकि ये बेसिक फैक्ट्स होते हैं जिनका हमें ज्ञान होता है, जो हमें याद होते हैं। तो जहां पर भी ऐसी कुछ बात आएगी बच्चों, वो आएगा रिमेम्बरिंग के अंडर। अब कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे अगर क्वेश्चंस बने तो वो रिमेम्बरिंग के अंदर आएंगे? अगर आपको कोई क्वेश्चन बना है हाउ मैनी से, व्हेन से, वेयर से, लिस्ट, डिफाइन, टेल, ये सारे वर्ड से अगर किसी से भी क्वेश्चन बनता है तो वो आएगा बच्चों आपका रिमेम्बरिंग में। जैसे कि वेयर से मैंने आपसे पूछा वेयर इज ताजमहल, तो आगरा में है। मैंने आपसे पूछा व्हेन इज योर बर्थडे, तो ये भी एक फैक्ट है, आपको इजीली पता है। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी पेंसिल्स आर इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे सामने कितने पेंसिल्स है, इजीली देख के बता दोगे कितनी है, तो ये भी एक फैक्ट है, तो ये भी रिमेम्बरिंग के अंडर आ गया। अगर मैं आपको बोलूं कि डिफाइन करो लर्निंग को, तो ये भी एक फैक्ट है जो कि आपको इजीली याद है, आप मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ से रिमेम्बरिंग क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट है मन में तो पूछ लेना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग यानी कि किसी भी चीज को समझना। अभी तक क्या था, सिर्फ आपको कोई फैक्ट बताया कि ऐसे तो भाई ताजमहल तो आगरा में है, लाल किला दिल्ली में है, बस याद कर लिया। लेकिन क्या हर चीज का काम सिर्फ याद करने से चलता है? नहीं, चीजों को समझने की बहुत नीड है। कई बार थोड़ा टेंशन होती है, अरे समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्या होगा, एंड टाइम पे आपको समझना ही पड़ेगा। अगर मैं आपको सिर्फ नोट्स बना के दे दूं कि लो भाई याद कर लो, रिमेम्बर कर लो, तो क्या सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। तो वही चीज आती है अंडरस्टैंडिंग के अंदर, कि जब भी आप किसी भी चीज को समझते हैं, कॉन्सेप्ट्स को अपने अंदर ढालते हैं, वो चीजें आती हैं समझने यानी कि अंडरस्टैंडिंग के अंदर। अब जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं और मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताइए कि इवापोरेशन का प्रोसेस क्या होता है, तो मुझे इवापोरेशन के प्रोसेस के बारे में सिर्फ वही बच्चे बता सकते हैं जिन्होंने इसके बारे में समझा है, क्योंकि इतना इजी नहीं है रट्टा मार के बोल देना इवापोरेशन के प्रोसेस के बारे में। तो जहां पर भी आपको चीजें समझने के ऊपर बात करी जाएगी तो वो चीज आती है अंडरस्टैंडिंग के अंदर। अब वो कौन से वर्ड्स हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात हो रही है? जैसे कि यहाँ पर है क्लासीफाई, क्लासीफाई करो यानी कि वर्गीकरण करो, क्लासीफाई करो एनिमल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो वो समझने की जरूरत है। नॉन लिविंग होते हैं, लिविंग होते हैं। अब लिविंग का क्या मतलब है, नॉन लिविंग का क्या मतलब है, तो हर चीज आपको समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट है इसी तरीके से, जिससे डिस्क्राइब हो गया यानी वर्णन कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, पहचान कीजिए, एक्सप्लेन व्याख्या कीजिए, डिफरेंशिएट यानी कि अंतर बताइए। तो ये सारे जहां पे भी वर्ड्स आपको दिखेंगे यानी कि वहां पर अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। अब मैं आपको ये वर्ड्स क्यों बता रही हूँ कि कई बार एग्जाम में ना कोई क्वेश्चन बना के दे देगा आपको, जैसे कि बोलेगा एक्सप्लेन दी थ्योरी ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया इवापोरेशन, या फिर आपको बोलेगा डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कि आप मुझे अंतर बताइए कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या अंतर होता है। तो ये क्वेश्चन ब्लूम की कौन सी टेक्सोनोमी में कौन से लेवल में आता है, तो वहां से आपका आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझना, इसके अंदर ये आता है। तो इसलिए आपको ये वर्ड्स भी जो है माइंड में होने चाहिए कि कौन से वर्ड से क्या निकलता है। सबसे पहले तो देखो यही से चीजें क्लियर हो जाएगी, क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल जाएगा। सीधा सीधा फैक्ट पूछ रहा है, एक्सप्लेन करने को पूछ रहा है, या फिर आगे भी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से लेवल को समझना है। थर्ड आपका लेवल आता है अप्लाइंग। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, एक लड़की है जो कि खाना बना रही है। अब इसको पहले रेसिपी बताई गई होगी कि केक बनाना है, इसमें ये चीजें डलती हैं, चलो उसने रिमेम्बर कर लिया। लेकिन क्या रिमेम्बर करने से हो गया होगा? नहीं। किसी को उसने बनाते हुए देखा होगा केक, उसने समझा होगा कि केक कैसे बन रहा है,
ठीक है, दूसरा लेवल भी चलो उसने पार कर लिया। अब आई तीसरे लेवल की बारी, यानी कि अब वो अप्लाई करेगी जो भी चीजें उसने सीखी हैं, समझी है। यानी कि जहां पर बच्चा खुद से चीजें करे, जो भी चीजें उसने सीख रही है वो सिमिलर या फिर अलग अलग सिचुएशन में उन चीजों का इस्तेमाल करे, अप्लाई करे, तो वो चीजें आती है अप्लाइंग के अंदर। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने क्लास में बच्चे को बोला कि आप मुझे दिखाओ कि वोल्केनिक इरप्शन कैसे होता है, यानी कि जब ज्वालामुखी फटता है तो आप मुझे उसका प्रोसेस सारा समझाओ, करके दिखाओ एक मॉडल के थ्रू, मॉडल बना के। तो वहां पर क्या हुआ, बच्चे ने पहले सीखा, समझा कि किस तरीके से ज्वालामुखी फटता है, फिर उसी के बाद वो उस नॉलेज को यूज करेगा, अप्लाई करेगा और क्लास में उस चीज को एक्सप्लेन करेगा। तो यानी कि उसने यहाँ पर क्या किया, अपनी नॉलेज को अप्लाई किया, जो चीजें उसे आती थी उन्हीं चीजों को आगे करके दिखाना। अब वो कौन से वर्ड्स हैं जो इस लेवल से रिलेट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करना यानी कि प्रदर्शित करना, या फिर आपको कोई क्वेश्चन हो, अप्लाई, इलस्ट्रेट, शो, सोल्व, एग्जामिन, एक्सपेरिमेंट, जांचना, प्रयोग करना, इनसे कोई भी किसी वर्ड से क्वेश्चन बना है तो यानी कि वहां पर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की बात हो रही है कि आपने कैसे कोई चीज सीखी है उसको कैसे आप भविष्य में इस्तेमाल करेंगे। तो वो सारी चीजें आती हैं अप्लाइंग के अंदर। अगर कोई परेशानी हो तो बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एनालाइजिंग। अब एनालाइजिंग में क्या होता है कि आप किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटते हैं और फिर उनको समझते हैं कि कोई चीज क्यों है। अब अगर मैं आपको पूछूं कि ये बादल जो है वाइट क्यों है, आसमान नीला क्यों है, धरती गोल क्यों है, अब ये सारी चीजें क्या है, ये एनालाइजिंग के अंदर आएगी कि आप समझेंगे कि किसी भी चीज के पीछे होने का कारण क्या है, आप उसे एनालाइज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है कि आप कंपेयर करके बताइए पियाजे की थ्योरी और वाइगोट्स्की की थ्योरी में क्या अंतर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप दोनों की थ्योरी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उन्हें एनालाइज करेंगे यानी कि उनका विश्लेषण करेंगे, समझेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, फिर उसके बाद उनका कंपैरिजन आप बनाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है इसको एनालाइजिंग। अब कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं तो वो एनालाइजिंग के अंदर आते हैं। जैसे कि डिफरेंसेस बताइए, एनालाइज करिए, क्लासिफाई यानी कि वर्गीकृत कीजिए, कंपेयर यानी कि तुलना कीजिए, अरेंज कीजिए, सेपरेट कीजिए। इनसे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आते हैं एनालाइज के अंदर। तो यहाँ पर क्या हुआ, टू डिवाइड अ टास्क इन स्मॉलर पार्ट्स, किसी भी काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, ठीक है, वो आते हैं एनालाइजिंग के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका आता है बच्चों इवैल्यूएट। इवैल्यूएट क्या होता है, मूल्यांकन करना। जहां पर भी मूल्यांकन हो यानी कि किसी भी चीज को मापा जाए कि कोई चीज कितनी बेहतर है, कोई चीज कितनी खराब है या किसी में इतनी कमी है, वो चीजें आती हैं इवैल्यूएट के अंदर। अब जैसे आप कभी भी गूगल प्ले से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई भी सर्विस आप यूज करते हैं, कैब यूज करें, तो वो आपको क्या बोलते हैं, स्टार्स देने के लिए बोलते हैं। तो आप स्टार्स किस बेसिस पे देते हैं, आप मूल्यांकन करते हैं, सोचते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि कितना वो बेहतर था या कितना वो खराब था, उसके हिसाब से आप उसे रेटिंग देते हैं। तो यही एग्जांपल है कि इवैल्यूएट के अंदर क्या चीजें आती हैं। जैसे कि मैं आपको पूछूं कि आप मुझे सेलेक्ट करके बताइए बेस्ट टीचिंग मेथोडोलॉजी फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि सबसे बेहतर शिक्षण विधि बताइए, तो आप क्या करेंगे, जितने भी मेथड्स है टीचिंग के उन सब के बारे में जानेंगे, सबकी कमियां और खूबियां निकालेंगे, फिर बताएंगे कि सबसे बेहतर कौन है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं मेथड को। या फिर जब आप बच्चों की रिजल्ट्स बनाते हैं, फ्यूचर में जाके जब बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, उनके टेस्ट चेक करेंगे, एग्जाम चेक करेंगे, तो वो भी क्या है, एक इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, यानी कि मूल्यांकन का प्रोसेस है। तो ये चीजें आती हैं बच्चों इवैल्यूएट के अंदर। अब वो कौन से वर्ड्स हैं जिनसे पता चलेगा कि इवैल्यूएशन की बात हो रही है।
तो वो वर्ड्स हैं बच्चे, जैसे कि असेस करना, आकलन करना, डिसाइड करना, मेजर, सेलेक्ट, एक्सप्लेन, कंक्लूड, कंपेयर, समराइज, यानी कि व्याख्या करना, चयन करिए, माप करना, निर्णय करना, तुलना करना या संक्षेप करना। ये सारी बातें आती हैं इवैल्यूएशन के अंदर। ये लेवल भी क्लियर है। हर एक लेवल पे मुझे आप बताएंगे कि आपको ये लेवल क्लियर है या नहीं है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों के माइंड में और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कंफ्यूजन रही तो क्वेश्चन छूट जाएगा, ये देख लेना, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए कोई भी। अब बात करेंगे लास्ट लेवल की, यानी कि क्रिएट करने की। क्रिएट यानी कि संश्लेषण करना। अब क्रिएट करने का मतलब क्या है कि जहां पर आपने जो भी चीजें सीखी हैं, अब उससे आप कुछ नया बनाएंगे खुद। कोई नई परिस्थिति में जाके आप खुद किसी चीज का निर्माण करेंगे, उसे बोला जाता है क्रिएट करना, यानी कि संश्लेषण करना। अब क्रिएट करना क्यों बच्चों सबसे ऊपर रखा गया? क्योंकि हर एक चीज तो चलो हमने सीखी हुई है, हमने इवैल्यूएट करी, सब चीजें हमने कर ली, लेकिन किसी भी चीज को क्रिएट करने में, यानी कि नई चीज बनाने में सबसे ज्यादा हमारा माइंड यूज होता है, सबसे ज्यादा हमारी बुद्धि का प्रयोग क्रिएट करने में ही होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप अपनी क्लास में गए और आपका साइंस का पीरियड चल रहा है और आपने बच्चों से बोला कि आपको जो है मैं 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ और आपको सोलर प्लांट का एक मॉडल बना के लाना है। तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर बच्चा क्रिएट करेगा, खुद जाके सोलर प्लांट का मॉडल बनाएगा, क्योंकि आपने तो नहीं बताया ना कि सोलर प्लांट का मॉडल कैसे बनता है। आपने तो सरप्राइजिंगली उन्हें बोल दिया कि भाई आपको एक मॉडल बना के आना है, इसके बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे। तो ये चीज आ जाएगी बच्चों क्रिएट करने के अंदर। अब वो कौन से वर्ड्स हैं जानेंगे जिनसे क्रिएट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि कंबाइन कीजिए, रीअरेंज कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्रिएट, डिजाइन, इन्वेंट, व्हाट इफ। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये सब आते हैं क्रिएट के अंदर। आपको एक एक लेवल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है हर एक एग्जाम्पल के साथ। बस एग्जाम्पल माइंड में याद रखना, ज्यादा इनके टेक्निकल टर्म्स में जाओगे तो जरूर कंफ्यूज होगे, इसलिए हर एक चीज आपको एग्जाम्पल से समझाई गई है कि कैसे कौन से एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सारी जो चीजें हैं वो क्लियर कर दी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर है, कोई भी डाउट हो मन में तो पूछ लेना कि मैम ये वाला लेवल नहीं समझ आया। अब एज यूजुअल जैसे कि हमारा हर सेशन खत्म होने के बाद आपके साथ एक क्विज टाइम होता है, छोटा सा क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, जिसमें हम देखते हैं कि आपको क्या चीजें समझ आई या फिर कहाँ पर थोड़ा सा गैप रह गया आपके समझने में, ताकि हम उसे दोबारा अच्छे से क्लियर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्विज टाइम और छोटे छोटे क्वेश्चन की आपके ऊपर बौछार करते हैं बूम बूम थ्योरी के ऊपर। बूम बूम यानी कि ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि एट दी नॉलेज लेवल बोल लीजिए या फिर रिमेंबर बोल लीजिए, जो नया नाम है वो रिमेंबर है, यानी कि रिमेंबर लेवल पे बच्चा क्या करेगा, ज्ञान के लेवल पे, ज्ञान के चरण पर बच्चा क्या करेगा। ऑप्शन ए है आपके लिए कि आर्ग्यू करेगा, यानी कि तर्क देगा किसी भी चीज के बारे में। ऑप्शन बी है आपके लिए कि रिकॉल करेगा, यानी कि याद करेगा कि क्या चीजें थी, क्या था उसका आंसर। ऑप्शन सी है आपके लिए कि कैटेगराइज करेगा, यानी कि उसको हिस्सों में बांटेगा। ऑप्शन डी है आपके लिए कि वो कैलकुलेट करेगा, यानी कि चीजों को मापेगा। तो जो भी आपका आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए कि आप मुझे बताएंगे कि मैं आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछूंगी और आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन है जो इवेल्युएट यानी कि मूल्यांकन के अंडर आता है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपके लिए कि डू यू एग्री विद सैम, क्या तुम सैम से एग्री हो। ऑप्शन बी है आपके लिए व्हाई वॉज इट बेटर देन, वो बेहतर क्यों है ये बताओ। ऑप्शन सी है आपके लिए कि व्हाट सोर्सेस कैन यू यूज,
टू सपोर्ट योर ओपिनियन। तुम किन सोर्सेज का यूज कर सकते हो अपने तर्कों को सही साबित करने के लिए? और ऑप्शन डी है आपके लिए ऑल ऑफ द अबव, कि जो भी तीनों आपको ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी के सब इवैल्यूएट यानी कि मूल्यांकन के अंडर आते हैं। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, तीनों में से जो इवैल्यूएशन के अंडर आता है वो आपको यहाँ पे आंसर टिक करना है। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए कि आपने बच्चों को कुछ इन्वेंट करने के लिए यानी कि आविष्कार करने के लिए बोला है, चाहे वो कोई भी आविष्कार करने के लिए बोला है, तो वो कौन से लेवल के अंडर आएगा? पहला ऑप्शन है रिमेम्बर यानी कि याद करना, ऑप्शन बी है आपके लिए इवैल्यूएट यानी कि मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी है आपके लिए क्रिएट यानी भी किसी भी चीज का संश्लेषण करना, ऑप्शन डी है आपके लिए एनालाइज करना। ठीक है, आप बताएंगे कि इन्वेंट करना किसके अंडर आता है। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि आपने क्लास में बच्चों को रिसाइकलिंग करना सिखाया है। रिसाइकलिंग में जैसे ओल्ड पेपर से आप कैसे एक न्यू पेपर की शीट बना सकते हैं, ये आपने बच्चों को क्लास में सिखाया है। फिर घर पे जाके बच्चे ने सेम चीज को प्रैक्टिस करा और घर में जितने भी पुराने पेपर्स थे उनको इकट्ठा करके नया पेपर उन्होंने बनाया। तो यहाँ पर वो कौन से लेवल की बात हो रही है? ऑप्शन ए इवैल्यूएट यानी कि मूल्यांकन की बात हो रही है, ऑप्शन बी अप्लाई करने की बात हो रही है, ऑप्शन सी एनालाइज करने की बात हो रही है, या फिर ऑप्शन डी क्रिएट करने की बात हो रही है। यहाँ पर इन 4 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। मैं देख रही हूँ बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन आंसर नहीं करते हैं, फिर एंड में क्या होता है, टेस्ट में जाके उनके क्वेश्चंस गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि आप आंसर ही नहीं करते, तो पता कैसे चलेगा कि आपको कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और कितने नहीं। तो चलिए बच्चों, आंसर करना ठीक है सारे। आज का सेशन यहीं तक था। हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी को अच्छे से एग्जांपल्स के साथ समझ लिया है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करना, और यार लाइक शेयर किया करो, लाइक शेयर किया करो, ऐसे मत करो करते ही नहीं हो, क्या बात है, किया करो यार, बढ़ाओ थोड़ा सा आगे, सब बच्चों को ये कंटेंट मिले। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।